गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेदमाता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपने जो केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है उसकी आज लास्ट क्लास है। पिछली जो क्लास थी उसमें सक्रियण ऊर्जा के बारे में चर्चा की थी। सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा होती है किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, यानी अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और दहली ऊर्जा किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो दहली ऊर्जा कहलाती है। दहली ऊर्जा का मतलब होता है सक्रियण ऊर्जा और औसत ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब सक्रियण ऊर्जा यदि कम है तो अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होगी, सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है तो अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होगी। और सक्रियण ऊर्जा का मान यदि शून्य है तो अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ें आपको बता दी थी। इसके बाद में अब देखते हैं सक्रियण ऊर्जा का महत्व। सक्रियण ऊर्जा का महत्व। सक्रियण ऊर्जा का महत्व। सक्रियण ऊर्जा का महत्व अभिक्रिया वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करने में। पहला जो महत्व है इसका, अभिक्रिया वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करने में, यानी कहने का मतलब अभिक्रिया वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करने में। सक्रियण अभिक्रिया वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? सक्रियण ऊर्जा के। सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, अभिक्रिया वेग कम होगा। सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा, अभिक्रिया वेग ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करने में सक्रियण ऊर्जा कम है तो अभिक्रिया वेग ज़्यादा हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो अभिक्रिया वेग कम हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रवृत्ति का पता लगाना। अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रवृत्ति का पता लगाने में। कहने का मतलब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, तो ये भी अपन सक्रिय ऊर्जा के आधार पर बता सकते हैं। जैसे ये आरेख के आधार पर बताएंगे अपन। इधर तो है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये तो, और इधर है अभिक्रिया निर्देशांक। या अभिक्रिया की गति भी कह सकते हैं इसे। ठीक है। ये जो आरेख है, यह आरेख जैसे अभिकारकों के पास में औसत ऊर्जा इतनी है तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होकर के जैसे ये अभिक्रिया ऐसे जाकर के यहाँ जाकर के हमें उत्पाद मिलता है। जैसे अभिकारक है AB+C, तो यहाँ हमें जो प्राप्त हो रहा है वो है A+BC। ये जो यहाँ संक्रमण अवस्था प्राप्त हुई A.B.C, ये पिछली क्लास में बताई थी संक्रमण अवस्था या सक्रिय संकुल, इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था। ये जो एनर्जी है यहाँ तक की, ये पूरी एनर्जी दहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना। तो ये है कहने का मतलब यहाँ ये जो ऊर्जा है यहाँ से यहाँ तक की, ये है EA1 और यहाँ से ये है ऊर्जा, थोड़ा सा
ये जो ऊर्जा है यहाँ से यहाँ तक की, इसे कहते हैं EA2, ठीक है ना। और ये पूरी एनर्जी है यहाँ से इस यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यह है दहली आवर्ती। ये बीच वाली बच गई, ये यहाँ तक की, ये हो गई औसत ऊर्जा। अर्थात ये अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा है और ये उत्पाद की सक्रियण ऊर्जा है। EA1 डेल्टा ई बराबर निकाल लेंगे, डेल्टा ई बराबर EA1 माइनस EA2, डेल्टा ई बराबर EA1 माइनस EA2। तो EA1 बराबर अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा और EA2 बराबर उत्पाद की सक्रियण ऊर्जा, उत्पाद की सक्रियण ऊर्जा। अब दोनों में मान किसका ज़्यादा है? EA2 का। EA1 से EA2 का मान ज़्यादा है, तो EA1 लेस देन EA2, ठीक है। आता है डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो EA2 का मान ज़्यादा है तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा ई बराबर नेगेटिव। अतः अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है। डेल्टा ई का मान नेगेटिव है तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, डेल्टा ई का मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी प्रवृत्ति का पता लगाने में, तो ये आरेख अपन ने पहले भी देखा था सक्रियण ऊर्जा के अंदर भी। तो देखो यहाँ से ये ऊर्जा अभिकारकों की औसत ऊर्जा है, ठीक है ना। ये ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक की जो ये ऊर्जा बच गई बीच की, ये जो ऊर्जा बच गई ये उत्पाद की औसत ऊर्जा है। तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो है दहली ऊर्जा, ठीक है ना। किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। और ये जो सक्रियण ऊर्जा है ये अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा है जिसे EA1 से निरूपित करते हैं। ये जो ऊर्जा है यहाँ से यहाँ तक की इसे कहते हैं EA2, ये है उत्पाद की सक्रियण ऊर्जा। तो EA2 का मान क्या है, EA1 से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, इस आरेख से हमें दिखाई दे रहा है। तो EA1 लेस देन EA2, EA2 का मान ज़्यादा है तो नेगेटिव है, कम वाला पॉजिटिव है, तो डेल्टा ई का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा और अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी। तो आप लिखेंगे पहले सक्रियण ऊर्जा का महत्व, सक्रियण ऊर्जा का महत्व, और इसमें लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा के महत्व में पहला पॉइंट अभिक्रिया वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करने में, अभिक्रिया वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करने में और नीचे लिखेंगे आप इसमें अभिक्रिया वेग इज प्रोपोर्शनल, अभिक्रिया वेग इज प्रोपोर्शनल 1/, सक्रियण ऊर्जा EA, 1/, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। नीचे ये लिख दिया, लिखने के बाद में नंबर 2 पॉइंट डालेंगे। अभिक्रिया की ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी, अभिक्रिया की ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी प्रवृत्ति का पता लगाने में अभिक्रिया की ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी प्रवृत्ति का पता लगाने में
ठीक है। तो अब नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, नंबर 1, ठीक है। और नंबर 1 में ये आरेख बनाएंगे पहले आप, उसके बाद में ये लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया के बारे में। तो इसके लिए भी आरेख बनाएंगे। स्थितिज ऊर्जा ए प्लस बी सी या ए बी प्लस सी, और यहाँ प्राप्त होगा ए प्लस बी सी। यह है अभिक्रिया निर्देशांक
अभिक्रिया निर्देशांक और यह है संक्रमण अवस्था। वही बात, यहाँ से यहाँ तक की जो ये ऊर्जा है यह है EA1 और यहाँ से यहाँ तक की जो ये ऊर्जा है यह है EA2। ठीक है, तो देखो EA1 का मान क्या है, यानी अगर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान प्रतिवर्ती अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से क्या है, ज़्यादा। EA1 का मान क्या है, इससे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा। और डेल्टा E बराबर पॉजिटिव आ जाएगा। अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। डेल्टा E का मान यदि पॉजिटिव आता है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी। ठीक है ना, तो आप इसे उतार देंगे और फिर उसको उतार लेंगे। ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ मैं। अभिक्रिया निर्देशांक इसके बाद में सक्रियण ऊर्जा की गणना करते हैं। तो ये सक्रियण ऊर्जा का महत्व पूछा जा सकता है। अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रवृत्ति का पता कैसे लगाते हैं, तो ये आरेख बना करके बताना है आपको। सक्रियण ऊर्जा की गणना तो इसके लिए आरेनियस
आरेनियस समीकरण। तो आरेनियस का जो समीकरण है वो है K बराबर Ae⁻ आरेनियस का जो समीकरण है वो है Ae⁻ ठीक है। इस समीकरण से अपन सक्रियण ऊर्जा ये है सक्रियण ऊर्जा, तो इसकी गणना करेंगे। तो दोनों ओर ln लेने पर, ठीक है ना, लघुगणक लेंगे दोनों तरफ। तो ln लेंगे, ln K बराबर ln A माइनस EA/RT, ठीक है ना, EA/RT। ये जो घातांक राशि है इसका इस प्रकार इसको एचटी जैसे कैसे उतारा जाता है, और इसका आ जाता है ln A। A है यहाँ आरेनियस गुणांक या चरघातांक। तो अब ये ताप पर निकालेंगे, अलग अलग ताप हो, जैसे ताप T1 हो, ताप T2 हो, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास में समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, यदि ताप T1 हो तो ताप क्या हो, T1, तो K अभिक्रिया वेग स्थिरांक बराबर K1 हो जाएगा। ताप T1 होगा तो ln K1 बराबर ln A, क्योंकि ये तो एक स्थिर राशि है, ln A माइनस EA/RT1। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2, ठीक है। यदि ताप T2 हो तो ताप T1 पर तो ये आ जाएगा, और ताप T2 हो तो ये हो जाएगा ln K2 बराबर ln A माइनस EA/RT2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या घटा देंगे, अर्थात दोनों के बीच में तुलना करवाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखो ln K2 माइनस ln K1 यही होगा, ln K2 माइनस ln K1। और इसके बाद में आ जाएगा, देखो पहले K2 वाले उतार देंगे, ln A माइनस EA/RT2 माइनस, अब ये उतारेंगे ln A। अब ये माइनस है तो देखो ये माइनस इधर रहेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस EA/RT2। तो देखो सॉरी T1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, ठीक है ना। तो ये इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ln K2 अपॉन K1, और इसको माइनस वाले को उधर दे देंगे और प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, EA/RT1 माइनस EA/RT2, ठीक है। तो EA/R कॉमन आ जाएगा इसमें, ln K2 अपॉन K1 बराबर EA/R कॉमन आ गया, और अपने पास में क्या बच गया, 1/T1 माइनस 1/T2,
ये बच गया। अब इसका क्या कर देंगे अपन, इसको हल कर लेंगे। ln K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन R, तो ये हो जाएगा T1 T2 क्या ले लिया अपन ने कॉमन, तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा T2, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया T1, तो ये आ गया। अब देखो ln बराबर होता है 2.303 log 10, ठीक है। तो इसके स्थान पर अपन 2.303 log लिख सकते हैं, 2.303 log, अतः log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन R, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। अब इस 2.3 को इधर लेके जाएंगे भाई, अपन log K2 अपॉन K1 का मान निकालेंगे, तो इसका क्या लग जाएगा सामने वाली राशि में भाग, तो ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये आ जाएगा सक्रियण ऊर्जा की गणना करने का सूत्र, इससे निकाल सकते हैं अपन सक्रियण ऊर्जा, ये इसका मान निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर अपन सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये अलग अलग समय पर टेम्परेचर हैं, और EA सक्रियण ऊर्जा है, R गैस स्थिरांक है, K1 और K2 दो अभिक्रिया वेग स्थिरांक हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा अपन सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। और देखो सक्रियण ऊर्जा की गणना के लिए दोबारा से देख लें, आरएनए समीकरण है ये K बराबर AE अपॉन RT, इसका दोनों ओर ln लेंगे तो ln K हो जाएगा, ln A हो जाएगा, माइनस EA अपॉन RT, समीकरण नंबर 1। यदि ताप क्या हो T1, ताप क्या हो T1, तो T1 आ जाएगा और K की जगह K1 आ जाएगा, ठीक है। यदि ताप क्या हो T2, तो T की जगह T2 आ जाएगा और ln K2 की जगह K की जगह K2 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या किया आपने, घटाया है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दिया तो ln K2 माइनस ln K1, तो ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस ln A प्लस EA अपॉन RT2, ठीक है ना। ln A से ln A कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है, और बच गया अपने पास में ये, इसको माइनस वाले को अपन नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ln K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन R कॉमन ले लिया अपन ने, और बच गई फिर कोष्टक में ये राशि 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ln K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब ln बराबर होता है 2.303 log 10, तो यहाँ रख सकते हैं इसकी जगह। अब log K2 अपॉन K1 का मान निकालना है, तो EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो आप इसको सेकेंड ऊर्जा की गणना को टॉपिक डाल करके ऐसे कैसे उतारेंगे।
अब आरेख देखते हैं कि इसमें ये जो समीकरण नंबर 1 है अपना, इसमें आरेख देखते हैं ln के तथा 1/t के मध्य आरेख। ln के तथा 1/t, ln के और इसमें आ गया 1/t, इसके मध्य आरेख बनाते हैं। तो देखो ln a, ये तो बीच का जो स्पेस बच जाएगा औसत ऊर्जा जैसे निकालते हैं वैसे, और EA/r हो जाएगा, इसका ऋणात्मक चिन्ह में है ये, तो EA/r ढाल हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह में। ऋणात्मक चिन्ह आने का मतलब यह है कि ग्राफ ऊपर से नीचे चलेगा क्योंकि स्पेस इतना रहेगा बीच में, ठीक है ना। तो ऐसे यह आरेख इस प्रकार बनेगा। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो स्पेस बनेगा ये बनेगा ln a, और इस अक्ष पर होगा ln k 0, और इस अक्ष पर होगा 1/t, और इसका ढाल बन जाएगा -EA/r, ठीक है ना। तो इस आरेख को आप बना लेंगे। ये बिंदु है ए, इस आरेख को बना देंगे आप। इसके साथ ही अपना ये पार्ट थ्योरेटिकल पोर्शन सारा ख़त्म हो चुका है इसका। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड ऊर्जा पर आधारित जो पीछे की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक प्रश्न है, एक अभिक्रिया का ताप 298 से 298 केल्विन से 308 केल्विन कर दिया जाता है तो अभिक्रिया वेग स्थिरांक दो गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो सूत्र अपन ने सक्रियण ऊर्जा की गणना करके निकाला है, इस सूत्र पर आधारित ही होगा ये। ठीक है ना। तो और इसमें मान लॉग का मान आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है ना। जैसे log 2 का मान, इसमें क्वेश्चन में log 2 का मान निकलेगा तो होता है 0.3010। तो हल करेंगे इसे। सक्रियण ऊर्जा का सूत्र है ये log K2/K1 बराबर EA/r
2.303 R और इधर आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया गया है अपने को। R बराबर, ये या तो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा या नहीं दिया हुआ मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है 8.314 जूल केल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स। ठीक है। इसके बाद में K1 और K2 का मान क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे। देखो T1 बराबर, T1 ताप बराबर क्या हो गया भाई, T1 बराबर 298 केल्विन पर वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग स्थिरांक, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अभिक्रिया वेग स्थिरांक बराबर K1। ठीक है। T2 ताप बराबर क्या है भाई, 308 केल्विन पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक क्या हो रहा है भाई, अभिक्रिया वेग स्थिरांक दुगुना किसका, इसका, तो 2K1 दुगुना ही हो रहा है ना इसका, यानी अभिक्रिया वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। ताप बढ़ाते हैं तो इस पर K1 तो इस पर 2K1 हो जाएगा, 2 गुना हो रहा है। समझ गए। तो अपन को T1 का पता पड़ गया, T2 का पता पड़ गया और K1 K2 का पता है ही, R का पता है ही, तो EA का मान निकालना है। तो सूत्र में रख सकते हैं अपन, आता है log 2K1 अपॉन K1। तो देखो K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, और EA अपॉन 2.303 गुणा 8.314 और इधर T2 कितना है 308 माइनस 298 अपॉन 298 गुणा 308। तो इस प्रकार आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो अब निकलेगा, तो log 2 ठीक है बराबर EA अपॉन इन दोनों को गुणा कर लेना। ठीक है ना, इन दोनों को गुणा कर लेना और इसमें जो मान आए वो निकालना। तो आप ऐसे सीधा भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि अपने पास में यह आ गया। तो EA इसका वज्र गुणन ये होगा और इसका वज्र गुणन ये होगा। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। EA 2.303 गुणा 8.314 और ये है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10 अपॉन इन दोनों को गुणा कर लेना 308 और ये इसका आप वज्र गुणन करेंगे तो EA बराबर log 2 का मान रख देना। log 2 बराबर यहाँ 0.3010 ठीक है ना, इसके बराबर। तो EA बराबर ये 0.3010 किससे गुणा हो जाएगा, 0.3010 गुणा 2.303 गुणा 8.314 ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा उल्टा 298 गुणा 308 अपॉन 10। बस अब आप इसे हल कर लो, जो भी ऊर्जा का मान आएगा वो किलो जूल प्रति मोल में होगा। ठीक है ना। ऊर्जा का मान जो भी आएगा वो सेकेंड ऊर्जा का सूत्र मैंने आपको लिखा रखा है, किलो जूल प्रति मोल में निकालना। ठीक है, जूल में आएगा पहले तो, लेकिन जूल में आने के बाद में उसे आप किलो जूल प्रति मोल में निकालेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे, 1000 का भाग लगाएंगे उसमें। तो ये निकालना आप और उत्तर लिख देना इसके, यहाँ तक उतार लो इसे, बाकी आप गुणा भाग ये आप करेंगे खुद।
अब आगे प्रश्न है, एक अभिक्रिया के 700 तथा 800 केल्विन ताप पर 700 केल्विन तथा 800 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक क्रमशः 2.0 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तथा 32.0 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न में जो दिया गया है, पहले तो वो रखेंगे T1 बराबर क्या है भाई, 700 केल्विन। ठीक है, T2 बराबर क्या है, 800 केल्विन। K1 बराबर क्या है, 2.0 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। K2 बराबर क्या है, 32.0 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। और EA का मान क्या है, अपन को निकालना है। लॉग 4 बराबर होता है 0.6020। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाएगा। अगर दिया हुआ नहीं मिलता है तो log 2 का दुगुना हो गया ये। ठीक है ना, उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो log 2 का क्या होता है, ये दुगुना होता है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब इस प्रश्न को क्या करेंगे, यहाँ से अपन ने हल करना शुरू किया है, तो आप सूत्र लगाएंगे इसके लिए। सूत्र क्या होगा, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 गुणा T2। ये सूत्र है। अब सारे मान अपन को दिए गए हैं। R का मान अपन को पता रखना है। R बराबर क्या होता है भाई, R बराबर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है ना, ये भी दिया हुआ मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको ध्यान में रखना है। संभवतः जहाँ तक है वो मान दिए हुए मिलेंगे आपको। तो अब देखो, log K2 का मान कितना है, 32। ठीक है, K1 का मान कितना है, 2 बराबर EA का मान तो अपन को ज्ञात करना है 2.303 गुणा R का मान 8.314। इसके बाद में T2 का मान 800 माइनस 700 और अपॉन 700 गुणा 800। तो हल कर लेंगे इसे, ये कट जाएगा भाई, देखो 16 आ जाएगा यहाँ, log 16। log 16 आ गया। अब देखो, इस log 16 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, log 4 की पावर 2। ठीक है ना, 4 की पावर 2 से भी लिखा जा सकता है। और या फिर 2 की पावर 4 से भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना,
तो कैसे भी लिख दो आप, उत्तर वही आएंगे। चाहे इसे 2 की पावर 4 बना के लिखो तो अपने पास में log 4 का मान दिया गया है तो 4 की पावर ही बना देंगे। अगर नहीं दिया गया होता तो अपन 2 की पावर 4 बना करके भी लिख सकते थे। तो यहाँ लिखेंगे log 4 की पावर 2, ठीक है। EA अपॉन 2.303 गुणा 8.314, ठीक है ना। पहले आप इन गुणा के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कटने वाली संख्याओं को काट देना पहले। ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 8 7 56, तो ये देखो ये कट जाएगा यहाँ से 0, तो बच गया क्या, 1/5600 बच गया। अब देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें log और log के आगे संख्या है, संख्या का घात है, घात log के पहले आ जाता है, तो 2 log 4 ये बनेगा ये, ठीक है। और EA अपॉन वो ही आगे का पूरा ऐसे कैसे रहेगा, 1/5600। अब देखो log 4 का मान ये रहा, तो 2 गुणा 0.020 बराबर EA अपॉन 8.314 और 1/5600। अब अपन को निकालना किसका मान है, EA का, तो EA का तो गुणा कर दो इसे, 2 गुणा 0.6020 गुणा 2.303 गुणा 8.314 अपॉन, बच गया क्या भाई, अपॉन ये भी ऊपर ही गुणा होगा 5600, ठीक है, बटे 1 आ जाएगा। अब आप गुणा करके जो भी मान आएगा वो निकाल दें, लिख देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार सेकेंड ऊर्जा की गणना की जा सकती है। तो लिख लें आप इसे, चलो उतार लिया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में 50% पूर्ण होने में 70 मिनट लगते हैं। 70 मिनट लगते हैं। 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो देखो इस प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन को अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की। अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 50% पूर्ण होने का जो समय है उसके लिए जो वेग स्थिरांक होता है k बराबर 0.693 अपॉन t की टांग में 1/2।
जो ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आयुकाल इस प्रकार निकाल सकते हैं, यहाँ के को लेके आ जाएंगे, यहाँ T1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण है वो है K बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है ना, तो 50% वाले का तो अपने पास में ऑलरेडी ये आ गया। अब निकालेंगे अपन कितने परसेंट का, 80% वाले का। ठीक है ना, तो देखो K बराबर क्या रखेंगे अपन, ये K बराबर ये रख के तो निकालेंगे। K का मान तो आना ही चाहिए ना, तभी तो अपन समय का मान निकाल पाएंगे। तो K का मान अपन ने यहाँ से ले लिया 0.693 अपॉन, तो इससे अब तुलना हो जाएगी भाई 50% में जितना समय लगता है उसका कितना गुना समय लगेगा। ठीक है ना, उसका कितना गुना, तो T की टांग में 50% में कितना समय लग रहा है 70, तो यहाँ इसके बराबर क्या हो जाएगा 70, यहाँ 70 रख देंगे, अर्थात प्रश्नानुसार अड़े नीचे रख देंगे तथा 70 मिनट। तो इसमें पहले अपन इसको इस प्रकार देखते हैं, 3T log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ A अपॉन A माइनस एक्स सभी के मान रखेंगे। देखो T बराबर तो ये आ जाएगा, और A बराबर 100 तथा x बराबर 80, यही होगा। तो इसको अपन यहाँ रख सकते हैं अब सूत्र में मान पूरा 0.693 अपॉन 70 बराबर लॉग ये T और लॉग ऊपर तो आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 693। ठीक है, T का मान निकालेंगे अपन। तो पहले T का मान निकालने से पहले अपन इसको लॉग को हल करेंगे, बाद में निकालना है। अपॉन T लॉग कितना आया 20/100/20, तो कितना हो गया भाई 5 log 5। अब log 5 आ रहा है, यहाँ log 5 का मान भी क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा आपको, है ना। यहाँ अगर log 5 आ रहा है तो log 5 का मान 0.6920। ठीक है ना, ये मान दिया हुआ मिलेगा 0.69 ये मान दिया हुआ मिलेगा। तो देखो अब आ गया अपॉन 70 2.303 अपॉन T, और log 5 के स्थान पर क्या कर सकते हैं अपन गुणा 0.6990। अब कर देंगे इसे, T का मान निकाल लेंगे। T बराबर, तो T से ये इसे ये वजर गुणन हो जाएगा और इसका इसमें वजर गुणन हो जाएगा। तो देखो 2.303 गुणा 70 अपॉन 0.693। देखो ये संख्या इसके इक्वल है, ये संख्या इसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा। अब इसको इससे गुणा कर देना, T बराबर जो भी होगा इसको इससे गुणा कर देना और जो मान आएगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, 70 को किससे गुणा करना है और किस में आएगा वो मान, मिनट में आएगा, ध्यान रखना। तो ये है, इस प्रकार अपन इसमें पीछे आपके अभ्यास में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस पार्ट में से मैंने आपको पहले बताया था किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट का पेपर का 28वां क्वेश्चन होगा, 29, 30वां, तीन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ये 3 पार्टों में अथवा में आएगा, अथवा में भी इसी में से आएगा कोई प्रश्न होगा वो, और सेम डायरेक्शन में होगा। ऊपर जो पूछा जा रहा है उसी के डायरेक्शन में नीचे पूछा जाएगा। ऊपर जिस टॉपिक में से क्वेश्चन उठाया गया है उसी टॉपिक में से अथवा वाले में भी क्वेश्चन होगा। ये नहीं है कि अथवा में दूसरे में से उठाया गया है और पूछा जा रहा है तो प्रथम कोटि से उठा लिया, अभिक्रिया की कोटि से यदि प्रश्न उठाया जा रहा है तो अभिक्रिया की कोटि से ही नीचे वाले में होगा। तो एक गणित का प्रश्न होगा जो 4 नंबर का हो, 2 नंबर का होगा, और 2 क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे। इस प्रकार 3 पार्टों में ये बटेगा। तो इस प्रकार ये अपना जो यूनिट नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अपन अगली नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।